हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने समघात समीकरण में समानयन वाले समीकरण वाले क्वेश्चन हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम रेखिक अवकल समीकरण को करने वाले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक रहता है रेखिक अवकल समीकरण वाला, जिसमें से आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन आपका एग्जामिनर का होता है वो रेखिक अवकल समीकरण से ही होता है। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो रेखिक अवकल समीकरण क्या है। रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है एग्जाम में। ये डेफिनेशन आपकी पूछी हुई है, देखो बीकानेर यूनिवर्सिटी में 10 में पूछी हुई है और राजस्थान यूनिवर्सिटी के 15 में पूछी हुई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एग्जाम में देखो आपको मैंने पहले ही बताया था कि हम एमजीएस यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और जो भी आपका देखो ये बुक्स जो है वो कॉमन है, दोनों यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए भी है, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी के लिए भी है और एमजीएस यूनिवर्सिटी के लिए, सबके लिए कॉमन है। अब क्या होता है कि इनके एग्जाम का पैटर्न है वो अलग अलग होता है। जैसे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, उसका पैटर्न अलग होता है। और इसका जो पैटर्न है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या आते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसमें क्या आते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और मीडियम क्वेश्चन भी आते हैं और बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। मतलब एमजीएस यूनिवर्सिटी में आपकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, इसलिए आपको डेफिनेशन भी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो रेखिक अवकल समीकरण की क्या परिभाषा होती है, यदि, इसलिए अच्छे से इनकी डेफिनेशन भी देखा करो एमजीएस यूनिवर्सिटी वाले। यदि किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर क्या होता है, y, आश्रित चर y तथा उसके अवकल गुणांक, उसके अवकलन गुणांक केवल प्रथम घात में, केवल प्रथम घात में ही हो, तो उसे रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं। रेखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो क्या देखो क्या डेफिनेशन हो गई, यदि किसी अवकल समीकरण में, किसी भी अवकल समीकरण में जो आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपका y और उसके अवकल गुणांक जैसे dy बाई डी एक्स है, उसकी पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी उसको क्या कहते हैं, रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो रेखिक अवकल समीकरण है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। रेखिक अवकल समीकरण का मानक रूप, रेखिक अवकल समीकरण का मानक रूप इंपॉर्टेंट है ये रेखिक अवकल समीकरण, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले किसी भी अवकल समीकरण में जो आश्रित चर y है और उसके अवकल गुणांक dy बाई डी एक्स है, वो उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी उसको हम क्या कहते हैं, रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ये आपका रेखिक अवकल समीकरण होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ये आपका होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पे
पी एक्स और क्यू एक्स क्या होते हैं, स्वतंत्र चर अक्ष के फलन होते हैं। लिख देते हैं, जहां पी एक्स और क्यू एक्स स्वतंत्र चर अक्ष के फलन होते हैं, चर के कोई फलन है, कोई फलन। तो यहां तक आपके समझ में आ गया कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आश्रित चर और उसके अवकल गुणांक क्या होने चाहिए, प्रथम घात में होने चाहिए, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देखो जैसे इसकी पावर है ये dy बाई डी एक्स है ना, इसकी पावर देखो कितनी है, 1 है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई बराबर क्यू एक्स होता है। ये जो पी एक्स और क्यू एक्स होते हैं वो आपके स्वतंत्र चर अक्ष के कोई फलन होते हैं, स्वतंत्र चर अक्ष के क्या होते हैं, फलन होते हैं, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, रेखिक अवकल समीकरण की परिभाषा पूछ लेंगे और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका भी पूछ लेंगे, जो कि रेखिक अवकल समीकरण का आपको मानक रूप क्या होता है। तो मानक रूप आपको बताना होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। जो आपने 11 12 में, जो 12 में आपने पढ़ा है वही चीज है ये। तो देखो यदि इस फॉर्म में आता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी वाई इक्वल टू क्यू, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू आता है, तो सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना है, इंटीग्रल फैक्टर निकालना है। और इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालते हैं, e की पावर p इंटू डी एक्स। और फिर इसका व्यापक हल क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स। ये इसका क्या हो जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका व्यापक हल। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, समाकलन गुणांक। इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, ठीक है। और फिर इसका जो व्यापक हल होगा वो आपके पास क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, और उसका अक्ष के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। दूसरा टाइप का जो इसमें रहेगा आपके dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। इसका सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा अपने पास, e की पावर p डी वाई। और फिर इसका व्यापक हल क्या हो जाएगा अपने पास, x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, और इंटू में रिस्पेक्ट आपको जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है। ये आपका इसका व्यापक हल हो जाएगा, ठीक है। अब एक नोट लगा के एक बात लिख लो, क्या इसमें हमेशा dy बाई डी एक्स का गुणांक dy बाई डी एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए। इसमें dy बाई डी एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए, इकाई होना चाहिए, इकाई 1 होना चाहिए। मतलब जो समीकरण होनी चाहिए वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। यदि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास क्या था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे देखो जो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट होता है वो 1 है, यूनिट है, 1 है ना। तो यदि कोई समीकरण मान लो उसमें आपको कुछ कोफिशिएंट दिया हुआ है तो उस कोफिशिएंट को सबसे पहले क्या करेंगे, हटाएंगे, क्योंकि अपने को यहाँ पे क्या करना होता है कि dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या करना होता है, 1 करना होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबके।
एक बार वापस से बता देता हूं मैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, इसलिए आपको इसको अच्छे से करना है। तो सबसे पहले आपको यदि एग्जामिनर देखिए अवकल समीकरण की परिभाषा पूछे तो आपको क्या परिभाषा देनी है कि यदि किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर y तथा उसका जो अवकल गुणांक है वो केवल प्रथम घात में होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। घात आपको मैंने परिभाषा पहला लेक्चर जिसने नहीं देखा अभी तक वहां पे कोटि और घात को परिभाषित किया हुआ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो वहां देख लेना अच्छे से जाके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। रैखिक अवकल समीकरण का जो मानक रूप है वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पी एक्स और क्यू एक्स है स्वतंत्र चर के क्या होंगे, कोई फलन होंगे। अब आपके पास दो फॉर्मेट होंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो सबसे पहले आपको इंटीग्रल फैक्टर निकालना है e की पावर पी डी एक्स, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। और एक फॉर्मेट होगा dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इसका सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालना है e की पावर पी डी वाई, और फिर सॉल्यूशन जो इसका होगा x इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, यहाँ पे सी और लिख लो, वो तो वैसे भी इंटीग्रेशन करेंगे तो सी लगा देंगे, फिर भी लिख लो आप यहाँ पे। प्लस सी, और एक बात इसमें ध्यान रखना कि इसमें dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिटी होगा। यूनिटी मतलब इकाई होना चाहिए, ठीक है ना, यूनिटी होना चाहिए। यदि वो यूनिटी नहीं है तो उसको पहले क्या बनाएंगे, यूनिटी बनाएंगे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, जो मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली, उनको अपन करते हैं। और इस मार्च के महीने में आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी और अप्रैल के महीने से आपकी स्टार्ट की जाएगी, पेपर 1 भी साथ में किया जाएगा। और कमेंट करके बताना राजस्थान यूनिवर्सिटी का आपका पेपर फर्स्ट स्टार्ट करना है या महर्षि जो गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है उसका आपको स्टार्ट करना है पहला पेपर। तो दोनों का पेपर तो पहला रियल एनालिसिस का है, पर यूनिट कुछ डिफरेंट है। तो देखो क्वेश्चन संख्या फर्स्ट करते हैं। हम हर एक टॉपिक के 10 से 12 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना, जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन देखो, एग्जाम में सिर्फ मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन इतना लिखा हुआ आएगा, सोल्व हल कीजिए, आपको पता लगाना है। अब इसमें देखो सारी यूनिटों में आपके क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आएगा सोल्व, आपको यही पता लगाना है कि आपको किस विधि से इसको सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मानक रूप में कन्वर्ट करेंगे। और मानक रूप में आपको मैंने बताया इसमें नोट लगा के कि जो dy बाई डी एक्स है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना। तो इसमें यहाँ देखो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या अपने पास 1 नहीं है, मल्टीप्लाई में कुछ है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से क्या करेंगे, पूरे को भाग कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण संख्या 1, समीकरण 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग देने पर, तो 2 भाग, तो भाग देने से क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखो इसको दे देंगे समीकरण संख्या 2। अब समीकरण 2 की तुलना किसे कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी क्या कर दो, कंपैरिजन कर दो। तो समीकरण 2 की तुलना dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से करने पर, तो इसे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे p के स्थान पर क्या आएगा अपने पास 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1,
और क्यू के स्थान पर क्या आएगा अपने पास 4x² अपॉन x² प्लस 1। यहां तक समझ में आ गया सबके। अब देखो क्या करने वाले हैं, p का मान आ गया, q का मान आ गया, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, समाकलन गुणांक निकालेंगे और फिर हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट देखो इस वाली बुक में मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कि समाकलन आना जरूरी है। जिसको समाकलन अच्छे से आएगा वो इस बुक को आराम से कर पाएगा। इसलिए जितने भी 12वीं में जितना भी आपका समाकलन का जो टॉपिक है एनईसी समाकलन, उसको अच्छे से कवर कर लो, एक बार वापस रिपीट कर लो, जितने भी फॉर्मूले हैं उसको एक बार अच्छे से याद कर लो। क्योंकि देखो अभी तो मैं आपको फॉर्मूले बता दूंगा, लेकिन एग्जाम में तो आपको खुद को ही करके आना पड़ेगा ना, इसलिए फॉर्मूले अच्छे से तैयार कर लो। अब देखो इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, e की पावर p dx, यही होता है इंटीग्रल फैक्टर। तो p अपने पास क्या है 2x अपॉन x² प्लस 1 dx, ये अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो अपने को सबसे पहले अपन ने क्या किया कि जो इसका कोफिशिएंट है उसको हमने इकाई बनाया, फिर हमने क्या किया इसकी कंपैरिजन की dy/dx प्लस py इक्वल टू q से की, तो यहाँ पे अपने को p और q मिल गए। फिर हमने क्या किया इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे e की पावर p dx, तो e की पावर p का मान जो भी है वो रख दिया। अब देखो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, तो मैं साइड में देखो इसको इंटीग्रेशन को सोल्व कर देता हूँ और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो जैसे इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करोगे, x² प्लस 1 को क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। तो यहाँ से 2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, ऊपर अपने पास है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या e की पावर dt अपॉन में t, यही होगा ना। तो ये हो जाएगा अपने पास e की पावर log t, और log t का जो मान है t का वो मान रख दो x² प्लस 1। अब आपको एक प्रॉपर्टीज पता है क्या, e की पावर log e बेस ऑफ e इक्वल टू a बराबर क्या होता है, e होता है ना, इसका मान क्या होता है 1 हो जाता है, इसका मान क्या होता है 1 हो जाता है, और ये आ जाता है। तो यहां से इसका मान कितना हो जाएगा अपने पास x² प्लस 1 के बराबर। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबके। अब इसका हम हल लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हल अपने पास क्या हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो y इंटू आई एफ कितना x² प्लस 1, और q कितना अपने पास बताओ, q अपने पास था 4x² अपॉन x² प्लस 1, और आई एफ अपने पास क्या है x² प्लस 1, ये हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो यहाँ से लास्ट रिजल्ट आ जाएगा अपने पास y इंटू x² प्लस 1 इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो y इंटू आई x² प्लस 1 इक्वल टू 4 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस सी। इसमें देखो इंटीग्रेशन इजी इंटीग्रेशन आएंगे। एक तो आइलेट वाला नियम अच्छे से याद कर लो, अच्छे से तैयार कर लो उसको, और एक अपने को प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कैसे करते हैं उसको कर लेना अच्छे से, और जितने फॉर्मूले वो सारे याद कर लो। ठीक है, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन करते हैं दूसरा, 3 क्वेश्चन करेंगे हम इसमें। क्वेश्चन संख्या सेकंड करते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस माइनस सेक एक्स इक्वल टू 0। मेथड समझ में आ गया होगा, इजी मेथड है और आपने 12th क्लास में ऐसे क्वेश्चन बहुत किए होंगे। तो देखो dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक एक्स, ये हो गई समीकरण संख्या 1। अब यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब समीकरण 1 की तुलना किससे कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म से। समीकरण 1 की तुलना dy बाई डी एक्स प्लस
पी वाई इक्वल टू क्यू से करने पर। तो यहाँ पे p के स्थान पर क्या आ जाएगा tan x और q के स्थान पर क्या आ जाएगा sec x। तो सबसे पहले क्या निकालो, इंटीग्रल फैक्टर निकालो। तो आई एफ क्या हो जाएगा इसका, e की पावर p d x। तो यहां से e की पावर tan x। अब tan x का समाकलन क्या होता है बताओ, tan x का समाकलन, चूंकि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है, ये इंटीग्रेशन होता है ना इसका। तो tan x का इंटीग्रेशन ये होता है, तो e की पावर log sec x। तो यहाँ से e की पावर log e का मान तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा sec x। तो sec x इसका आंसर आ जाएगा, इंटीग्रल फैक्टर क्या आ जाएगा इसका, sec x आ जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है, हल निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो हल क्या हो जाएगा इसका, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो y इंटू आई एफ कितना अपने पास sec x इक्वल टू क्यू कितना sec x और ये आई एफ कितना sec x इंटू डी एक्स। तो y इंटू sec x और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x। तो y इंटू sec x इक्वल टू tan x प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा y इंटू sec x। और आगे भी चेंज करना चाहो तो sec साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, ठीक है। इतना भी आंसर सही है आपका। अब अपन चलते हैं नंबर तीसरे क्वेश्चन में। देखो सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं एग्जांपल्स, और आपकी एक्सरसाइज के भी 2-3 क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं। आप ये मत सोचना कि एग्जांपल ही करवाते सर, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन उठा लेता हूं 2-3, और इतने सारे आपके 10 से 12 आप टॉपिक से कर लोगे तो बहुत है। अब देखो क्वेश्चन संख्या 3 में चलते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 3 दे रखा है sec x dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस साइन x। तो सबसे पहले तो क्या करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, अपने को पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। तो पहले तो हमें समीकरण को लिख देते हैं और फिर इसमें sec x का भाग लगा देते हैं। तो sec x dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस साइन x, ये हो गई आपकी समीकरण संख्या 1। समीकरण 1 को sec x से भाग देने पर तो भाग देंगे तो यहां से मिलेगा sec x में भाग देंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन sec x प्लस साइन अपॉन sec x। तो यहां से अपने पास आ जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कोस x इंटू वाई प्लस ये क्या हो जाएगा साइन x अपॉन में ऊपर चला जाएगा कोस x। तो ये हो जाएगा साइन x कोस x, क्योंकि कोस sec x क्या होता है 1 अपॉन कोस x, और कोस x ऊपर चला जाएगा तो साइन x कोस x हो जाएगा। पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स वाई वाले पद को इधर ले आएंगे, कोस x वाई इक्वल टू हो जाएगा साइन x कोस x, साइन x प्लस कोस x। अब देखो समीकरण संख्या 2 की तुलना किससे कर दो, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कर लो और यहां से p और q का मान निकाल लो। समीकरण 2 की तुलना dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से करने पर करो। तो यहां से p बराबर क्या हो जाएगा माइनस का कोस x और q बराबर क्या हो जाएगा साइन x प्लस
cos x हो जाएगा। तो अब इंटीग्रल फैक्टर निकाल लो। इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, e की पावर p dx, तो e की पावर माइनस cos x dx। तो बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस sin x। तो आपका इंटीग्रल फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस sin x। अब आपको निकालना है इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, तो हल के लिए क्या करेंगे, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो y इंटू आई एफ कितना अपने पास, e की पावर माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्यू कितना है अपने पास, q इंटू आई एफ है, q अपने पास क्या है साइन एक्स, सॉरी अपन ने यहाँ पे गलती कर दी थी कि साइन एक्स इंटू कोस एक्स होगा ना, मल्टीप्लाई में हमने प्लस लगा दिया, हमने टुकना यहाँ देखना, देखो अपन ने यहाँ पे क्या किया था, देखो साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिख रखा ऊपर, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, यहाँ पे भी साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा अपने पास, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये हो जाएगा अपने पास। साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और साथ में क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या आ गया, e की पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब अपने को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट के लिए देखो क्या करेंगे, साइन एक्स को क्या मान लो, t मान लो, साइन एक्स को क्या मान लो, t मान लो। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो यहां से क्या हो जाएगा देखो, y इंटू ए की पावर माइनस साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स की जगह तो हमने क्या मानेंगे, यहाँ पे तो t लिख देंगे, यहाँ पे तो क्या लिख देंगे t, और a की पावर ये क्या हो जाएगा माइनस का t, और कोस एक्स इस वाले पद के लिए ये जो पद है ये वाला पद, और e dx इसके स्थान पर क्या कर देंगे हम, dt कर देंगे, इसके स्थान पर क्या कर देंगे, dt कर देंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, साइन एक्स के स्थान पर तो क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, और साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, कोस एक्स dx। तो यहाँ पे साइन एक्स के स्थान पे तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और e की पावर माइनस साइन एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस t, और ये आपका हो जाएगा टोटल इंटीग्रेशन। तो t इंटू ई की पावर t माइनस टी इंटू डी टी करना है अपने को। तो अपने को पता है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आइलेट के नियम से। तो आइलेट का नियम क्या कहता है, इसको बता रखा है ना कि आइलेट का मतलब, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और ए का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो सबसे पहले आता है उसको फर्स्ट मानते हैं, और जो लास्ट में आता है उसको हम सेकंड मानते हैं, और फिर फर्स्ट इंटू सेकंड का जो इंटीग्रेशन करते हैं उस हिसाब से उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो यहाँ से एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो अपना t हो जाएगा, और सेकंड हो जाएगा e की पावर माइनस टी। तो फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे इसको।
फर्स्ट इंटू सेकेंड, और फर्स्ट इंटू सेकेंड से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पहला ऐसा कैसा, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। तो ये लिख सकते हो आप रूल, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। तो अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो और ये आंसर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन करते ही, y इंटू e की पावर माइनस साइन एक्स इक्वल टू, तो पहला ऐसा कैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो d अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन और फिर दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा y e की पावर माइनस साइन एक्स इक्वल टू t इंटू ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन, माइनस t का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा 1 इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। तो लास्ट रिजल्ट आएगा y e की पावर माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस टी ई की पावर माइनस टी और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस और फिर e की पावर माइनस टी का दोबारा इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा प्लस का c। तो यहां से लास्ट रिजल्ट अपने पास आ जाएगा y e की पावर माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस टी ई की पावर माइनस टी और ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस टी प्लस c। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस टी कॉमन आ जाएगा, तो y इंटू ई की पावर माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस टी कॉमन ले लो, तो माइनस ई की पावर माइनस टी बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा t प्लस वन और प्लस c। तो लास्ट में t को क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां से y e की पावर माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस साइन एक्स और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस वन और ये हो जाएगा प्लस सी। आपका ये आंसर आ गया। लेकिन इसमें देखो एक चीज कर रखा है आपको, e की पावर माइनस साइन एक्स से क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो ये लास्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा, y इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से और ये यहाँ से हो जाएगा माइनस वन, वन प्लस साइन एक्स और प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा और इसमें भाग लग जाएगा तो ये आ जाएगा e की पावर साइन एक्स प्लस। कॉन्स्टेंट में जब e की पावर माइनस साइन एक्स का भाग लगेगा ना तो ऊपर जाएगा तो e की पावर प्लस साइन एक्स आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही करते हैं और आगे हम अगले लेक्चर में करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन अगले लेक्चर में और फिर उससे अगले लेक्चर में 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आपके 4 लेक्चर आएंगे और उसमें सब में 3-3, 4-4 क्वेश्चन करके हम 12-13 क्वेश्चन करने वाले हैं। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी फायदा उठा सके। थैंक यू।